मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। इसे फाई से डिनोट करते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अपन जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ लाइंस किसी एरिया से, सरफेस से परपेंडिकुलर टू सरफेस पास करता है उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी तरीके से जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो उसे कहेंगे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ फील्ड लाइन, कौन सा फील्ड लाइन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो पर यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मतलब बी कहते हैं। और इनटू एरिया कर देंगे तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा बी डॉट ए, ये हो जाएगा फ्लक्स का फॉर्मूला। जैसा कि वहां पर फ्लक्स होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर बी डॉट ए, या इंटीग्रेशन के टर्म में भी कई बार जरूरत पड़ सकता है निकालने का, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। अब चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट का क्वांटिटी स्केलर होगा कि वेक्टर? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी, फ्लक्स जो हो जाएगा उसका डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अगर यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसे बोलेंगे टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसी टर्म को कहते हैं वेबर, पढ़ते हैं इसे वेबर, WB, ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर वेबर। इसी के बेसिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका यूनिट आप लिखा जा सकता है, देखो वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ SI यूनिट। अगर हम CGS में जाएंगे, CGS यूनिट में जाएंगे तो टेस्ला को गॉस बोलेंगे और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे। इसे कहा जाता है मैक्सवेल, इसे कहा जाता है मैक्सवेल। इसका मतलब ये हुआ कि 1 वेबर इक्वल टू 1 वेबर मतलब 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसको CGS में कन्वर्ट करेंगे तो टेस्ला को गॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁴, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 × 100 10⁴, तो कितना हो जाएगा 10⁸। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल हो जाएगा कन्वर्जन में। तो अगर एक मैक्सवेल की बात करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 10⁻⁻8 वेबर। ये कन्वर्जन की ज़रूरत बार बार पड़ सकती है। अगर इसके डायमेंशंस की बात करेंगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायमेंशंस आपको ध्यान है, ml mt-2 a-1 इंटू एरिया का L स्क्वायर। तो एक्चुअली में हो गया ये ml स्क्वायर t-2 a-1, ठीक है। अगर कोई भूल जाए तो ऐसे निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जानते हैं QVB, तो यहाँ से B निकाल करके रख देंगे फोर्स बाय Q इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया। फोर्स का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन और चार्ज का डायमेंशन रखेंगे तो अपने आप ये आ जाएगा। तो ये इसका डायमेंशन हुआ। अगर हम लोग इसे एंगल के टर्म में बात करें, जैसे ये सरफेस है, ये उसका एरिया का डायरेक्शन हुआ और मैग्नेटिक फील्ड ये हुआ, तो उस सिचुएशन में थीटा 0 हो गया, दोनों पैरेलल हो गए। तो फ्लक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी B इंटू ए। लेकिन अगर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है वो तो हमेशा ही रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पे आ जाए, तो इस सिचुएशंस में फ्लक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या यूज़ करेंगे, BA cos थीटा डॉट प्रोडक्ट। अब थीटा का तो कॉन्सेप्ट, पहला थीटा 0 में फ्लक्स मैक्सिमम B इंटू ए, दूसरा थीटा 90 cos 90 क्या होता है 0, तो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा। तीसरा थीटा 180, तो 180 का मतलब फ्लक्स नेगेटिव माइनस B इंटू जो पॉजिटिव फ्लक्स है उसे आउटगोइंग बोलते हैं, जो नेगेटिव फ्लक्स है उसे
इनकमिंग बोलते हैं। तो ये आउट गोइंग फ्लक्स है। आउट गोइंग मतलब सरफेस से बाहर की तरफ जाते हुए, ये पॉजिटिव होने वाला, और ये वाला इनकमिंग सरफेस पे आने वाला मैग्नेटिक फील्ड, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखेंगे सर। ये देखो, जब थीटा 90 हो इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड जो है वो अलोंग सरफेस है। अब कुछ सवाल देता हूँ आपको बनाने के लिए। सभी में फ्लक्स निकाल लें। बनाए सब लोग। यहाँ प्लस की माइनस, प्लस या माइनस? माइनस क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, तो माइनस इनकमिंग फ्लक्स वाई है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया पाई 2 का स्क्वायर बराबर है। यहाँ पर प्लस या माइनस? जीरो। जीरो क्यों जीरो? जी, क्योंकि ये अलोंग सरफेस है। ये कैसे भी रहता तो जीरो ही होता। इस वक्त में फ्लक्स पॉजिटिव की नेगेटिव? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया 24 बराबर। इसमें भी फ्लक्स पॉजिटिव 10 इंटू एरिया π/2 r²। मैंने पहले इलेक्ट्रिक में आपको पढ़ाया हूँ कि अगर आई रे जे रे के रे तो जीरो हो जाता टोटल।
यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं तो इस वाले सरफेस से नेगेटिव फ्लक्स होगा और इस वाले से उतना ही पॉजिटिव होगा, तो टोटल मिलकर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर इस वाले से नेगेटिव और इस वाले से पॉजिटिव। इस सरफेस पे जब आएंगे तो x की जगह 2 रखेंगे, इस सरफेस पे जब आए तो x की जगह 0 रखेंगे, तो x की जगह 0 तो ये हो गया 10 इंटू साइड का स्क्वायर 4 तो -40। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 इंटू 10 50 इंटू 4 तो टोटल फ्लक्स हो गया 200 -40 160 बराबर। हाँ इलेक्ट्रिक में ऑलरेडी करे हैं ना। देखो इस सरफेस पे, ये सरफेस पे x की वैल्यू कितनी रखेंगी 0, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें, तो फील्ड तो 10 ही हो गया ना, और एरिया साइड का एरिया 2 का स्क्वायर 4 बराबर। बाकी जितने भी सरफेस है, नीचे का सरफेस, ये साइड का सरफेस, पीछे का सरफेस, ऊपर का सरफेस, सबके थ्रू फ्लक्स 0 होगा। अब इस यहाँ फ्लक्स पॉजिटिव होगा, आउट गोइंग है, तो यहाँ भी एरिया तो 2 का स्क्वायर 4 ही काम होगा, लेकिन यहाँ पर फील्ड की वैल्यू बदल जाएगी। इस सरफेस पे आते हुए अपन x डायरेक्शन में 2 गए, इसलिए 2 का स्क्वायर रखे 4 + 1 5 इंटू 10 b के जगह पे 50 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बदल गया। अब इस वाले में बात करेंगे तो फिर से यहाँ नेगेटिव, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 0, तो वो सब 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10 इंटू 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर पॉजिटिव, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 + 2 4 इंटू 5 20 इंटू 1 का स्क्वायर, तो टोटल फ्लक्स हो गया 20 - 10 वेबर। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ। इन्होंने बोला कि अगर किसी लूप से या फिर वायर से, रॉड से मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ बदले तो उस सिचुएशंस में उस लूप या रॉड में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और अगर लूप कंप्लीट हो, सर्किट कंप्लीट हो तो करंट भी इंड्यूस्ड हो सकता है, और अगर सर्किट ओपन हो तो करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। इंड्यूस्ड होगा करंट में इंड्यूस्ड, अगर कंप्लीट होगा सर्किट तो करंट इंड्यूस्ड होगा, और अगर कंप्लीट नहीं होगा सर्किट तो करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। और दूसरा इन्होंने बताया था कि कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो वो ईएमएफ इक्वल टू बताया गया -dφ/dt। माइनस साइन बताता है डायरेक्शन के बारे में, और dφ/dt बताता है मैग्नीट्यूड के बारे में कि कितना अमाउंट का ईएमएफ डेवलप हुआ। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब फैराडेज ने कुल मिलाकर के बोला कि अगर किसी कंडक्टर या वायर या रॉड या लूप, किसी भी प्रकार का कोई चीज़ ऐसा है जिसमें फ्लक्स समय के हिसाब से बदल जाए, और फ्लक्स का फॉर्मूला आया B × A × cos थीटा, तो कैसे बदलेगा फ्लक्स? या तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदल रही हो, या फिर एरिया की वैल्यू बदल रहा हो, या फिर एंगल बदल रहा हो, या फिर कोई 2 फैक्टर बदल रहे हो, या फिर तीनों फैक्टर बदल रहे हो। किसी भी प्रकार से कोई चेंज आया समय के हिसाब से, तो उस रॉड या उस लूप या उस वायर या उस रिंग के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जिसके वजह से करंट भी इंड्यूस्ड हो सकता है अगर सर्किट कंप्लीट हो तो, और अगर करंट मतलब सर्किट इनकम्प्लीट हो, टूटा हुआ हो, तो फिर सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। बराबर, लिखते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू फैराडे, if magnetic flux through any closed loop, comma, rod or conductor changes with time
changes with time, then EMF induced in it, and in case of closed circuit, current also induced. In case of closed circuit, current also induced. फुल स्टॉप देने के बाद इंड्यूस्ड EMF इज कॉल्ड बैक EMF and induced current is called eddy current, EDDY, eddy current. Induced current is called eddy current. And this phenomena is called electromagnetic induction, EMI. This phenomena is called electromagnetic induction, EMI. Electromagnetic induction, EMI. ये फैराडेज का फर्स्ट लॉ, पहला नियम. सेकंड, induced EMF is proportional to rate of change of induced EMF is proportional to rate of change of magnetic flux with respect to time. नीचे ये सब लिख डालें. यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 1 होती. एक दो सवाल कर लेते हैं. एक लूप है, रिंग है जिसकी रेडियस 2 मीटर है. इसके अंदर इसकी रेजिस्टेंस जो है 10 ओम है. इसके अंदर फ्लक्स जो है वो है 4t² + 2t + 1. इसीलिए करंट निकालना है, EMF भी निकालने, मैग्नीट्यूड. फ्लक्स इक्वल टू 8t² - 4t. EMF निकालने. फ्लक्स इक्वल टू 8t² - BT. EMF निकालने. अच्छा, एट t = 2 सेकेंड, एट t = 1 सेकेंड, एट t = 3 सेकेंड. उसमें सभी लोग DPP के अलावा कंप्लीट PYQ सॉल्व करेंगे. अगर आपके पास MTG होगा तो वो सॉल्व करना, किसी के पास USS होगा तो वो भी सॉल्व करना, किसी के पास CP सिंह होगा तो ये भी सॉल्व करना. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसमें करना.
और ये हफ्ता ही है आपके पास। अभी EMI को मैं स्लो लेके चलूँगा इस हफ्ते में। और अगर कोई बुक होगा आपके पास DC पांडे, सब बना लेना, मतलब 2000 सवाल बनना चाहिए ऐसा सोच के, तभी एक्चुअली में परफेक्शन आएगा। नहीं तो परफेक्शन नहीं आएगा, नहीं तो वही हाल रहेगा जो आपका है थोड़ा बहुत। और मैग्नेटिक ऐसा चीज़ है जिसमें थोड़ा बहुत ख़राब होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत इजी चिल्लर चीज़ है ये। कोई ज़रूरी नहीं कि सब बन जाए, लेकिन मैक्सिमम बन जाए और इसी हफ्ते में बन जाए, इस प्रयास से आप बनाना। ये मत सोचना कि हमने यहाँ DPP PYQ सॉल्व कर लिया तो हो जाएगा। होने के लिए तो सिर्फ क्लास नोट से भी हो जाएगा, जिसके पास उतना अकल होगा। नहीं तो सबको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि बार बार सबको फंसा देगा डायरेक्शन में। चलिए इसके आंसर आगे। पहले वाले में EMF, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मैग्नीट्यूड ही निकालना है। तो वैसे माइनस साइन के साथ 80 + 2 बराबर, और मैग्नीट्यूड निकालना है, t की जगह 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 + 2 18 वोल्ट। और करंट कितना हो जाएगा, 18 बाय रेजिस्टेंस 10 1.8 एम्पियर। इसमें सिर्फ EMF ही निकालना है, तो माइनस डिफरेंशिएट करेंगे तो 16t - 4, टाइम की जगह 1 रखेंगे, 16 - 4 12 वोल्ट। इसकी बात करेंगे, -280 - b, t की जगह 3 रखेंगे तो 6a - b, इतना वोल्ट बराबर। अब देखिए, हमने EMF के बारे में आपको बताए -d∅/dt, और करंट के बारे में हो गया EMF/रेजिस्टेंस। EMF को लिख देंगे -d∅/dt, और यहाँ रेजिस्टेंस हो गया। और करंट को लिख सकते हैं dq/dt, लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो dt और dt कैंसिल हो गए, तो जो dq हो गया वो किसके बराबर हो गया, -d∅/r। dq बोले तो फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा q इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस विथ नेगेटिव साइन। ये एक फॉर्मूला हो गया। तो किसी भी लूप में, किसी भी सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो उसका वो कभी भी निकालना बोला जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, और माइनस साइन तो उसका साइन मतलब डायरेक्शन बताएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। तो छोटा सा पॉइंट लिख देंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज passing through circuit in case of EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो नीचे ये बातें पूरा लिख डालेंगे। ये है फ्लक्स, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है। फाइंड चार्ज फ्लो फ्रॉम t = 0 to t = 3 सेकेंड। जीरो पे फ्लक्स कितना, 4, और t = 3 सेकेंड पे फ्लक्स कितना, 3 का स्क्वायर 9 2 18 + 4 22। इसलिए चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया, 18 का। रेजिस्टेंस कितनी है, 5 ओम का। इसलिए चार्ज कितना फ्लो हुआ, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस 18/5 कूलम।
3.6। बराबर। नेक्स्ट लिखेंगे लेंज लॉ। ये बात समझ गए ना, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चार्ज का फ्लो सवाल आता है, ध्यान रखना। लेंज लॉ, लेंज ने बताया कि कहीं पर भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है उसके डायरेक्शन इस प्रकार से सेट होते हैं कि जो अपने ओरिजिनल कॉज का, जिसके वजह से कि इंड्यूस्ड हो रहा है, उसका वो क्या करे, अपोज करे। मतलब अगर मान लीजिए ये लूप है, इसमें अगर करंट इंड्यूस्ड हो जाए या ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाए तो वो ईएमएफ क्यों इंड्यूस्ड हो रहा है उस कारण का अपोज करेगा। अगर मान लो इसके पास जाने से, मैग्नेट के इसके पास जाने से इंड्यूस्ड हो रहा होगा तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट है वो मैग्नेट को पास आने से रोकेगा। अगर मैग्नेट के दूर जाने से इसमें इंड्यूस्ड हो रहा होगा तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट है मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगा। मतलब जिस कारण से वो जनरेट हो रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। यही इस कहा किसने, लेंज ने। और ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। मतलब अगर कहीं पर करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ तो इस प्रकार का एनर्जी वहाँ गया तो वो एनर्जी कहाँ से आया होगा, जो ओरिजिनल सोर्स था जिसके वजह से ये जनरेट हुआ वहाँ से आया होगा। बराबर। तो टोटल एनर्जी क्या रहने वाला, कंजर्व रहने वाला। तो लिखो इस बात को। पहला पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा, अकॉर्डिंग टू लेंज, अकॉर्डिंग टू लेंज the direction of induced EMF or current, the direction of induced EMF or current always oppose the cause of its generation, cause of its generation, cause of its generation। अब देखिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, पूरा अच्छे से ध्यान देना। ये रिंग है, इसी प्लेन में है जिसमें बोर्ड है। यहां पर क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देन करंट का इसमें कौन सा डायरेक्शन इंड्यूस्ड होगा। तो लेंज ने बोला था कि अपने कॉज का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो सबसे पहले आप सोचिए कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम, और चेंज इन फ्लक्स तब जनरेट होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। इसमें चेंज कब जनरेट होंगे, या तो बी बदले या ए बदले या थीटा बदले। इस जगह में क्या बदल रहा है, बी बदल रहा है, ये चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और सर्किट कंप्लीट है, इसलिए करंट भी इंड्यूस्ड होगा। ये बात तो दोनों क्लियर हो गया कि करंट भी इंड्यूस्ड होंगे और ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होंगे। अब डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ या करंट कैसे इंड्यूस्ड होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा। तब देखो यहाँ पर बी जो है वो क्रॉस डायरेक्शन में और बढ़ रहा है, इसका मतलब बढ़ने से रोकना है। बराबर, बढ़ने से रोकना है। बढ़ने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है और करंट भी इंड्यूस्ड हो रहा है। तो इंक्रीज होने से रोकना है, तो इंक्रीज होने से रोकना है, इसका मतलब उसका अपोज करना पड़ेगा कि सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे अपन एक दूसरे का पैर खींचते हैं,
कोई आगे बढ़ता है तो बराबर। तो वैसे ही लेंज का वही काम है। लेंज ने यही बताया था कि अगर फील्ड बढ़ रहा है तो फील्ड बढ़ रहा है तो उसे अपोज करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा, उसे कम करना पड़ेगा। तो उसे कम करने के लिए उसके अपोज में काम करना पड़ेगा। और क्रॉस का अपोज क्या होता है? डॉट। इसका मतलब करंट ऐसा इंड्यूस्ड हो जो कि डॉट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। क्या प्रोड्यूस करे? डॉट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तब करंट ऐसा इंड्यूस्ड हो कि डॉट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड कौन सा प्रोड्यूस करता है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? डॉट का मतलब बाहर की तरफ ना, तो ऐसा इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है वो कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन हो गया। इस डायरेक्शन की वजह से यहाँ क्या जनरेट हुआ? डॉट फील्ड, जो कि क्या किया एक्चुअली में? क्रॉस का क्या किया? अपोज किया। क्या ये बात आपको समझ में आया? कितने लोगों को ये एग्जाम्पल समझा डायरेक्शंस का? ठीक है, अब इसी में देखिए, अभी लिखना मत आप, पहले मैं 2-3 समझा लेता हूँ, फिर उसके बाद आप सोचना। ये रिंग है, यहाँ क्रॉस नेचर का ही फील्ड है और यहाँ पर ये फील्ड लेकिन डिक्रीज हो रहा है। कंडीशन है कि डिक्रीज हो रहा है। अब डायरेक्ट उल्टा मत बोल देना, सोच के बताना, ठीक है? अब देखो स्टेप सोचेंगे तो क्या होगा? फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा उसे? उसके कम होने की वजह से जो है वो इंड्यूस्ड हो रहा है। तो कम होने की वजह से इसका मतलब कम नहीं होना है, कम करना नहीं है। तो कम नहीं करना है तो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा? सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट के लिए फील्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो ऐसा करंट इंड्यूस्ड होगा जो फील्ड को क्या करे? सपोर्ट करे। तो फील्ड को सपोर्ट करने का मतलब कैसा करना पड़ेगा? यहाँ पर क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस जनरेट होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, यहाँ अपोज नहीं होना चाहिए, ठीक है? सपोर्ट करना चाहिए। तो क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो ऐसा फ्लो होगा। इसके वजह से क्रॉस नेचर का फील्ड जनरेट हुआ जो कि सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट की जरूरत है यहाँ पर? क्योंकि ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर ये बढ़ रहा था तो अपोज करना पड़ा, बढ़ने से रोकना पड़ा। अभी कम होने से रोकना है, मतलब कम होने का अपोज करना है। तो इस फील्ड का क्या करना है? सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको बढ़ने से रोकना है तो इस फील्ड का क्या करना पड़ा? यहाँ अपोज करना पड़ा। यहाँ इसको कम होने से रोकना है, इसीलिए उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा ताकि वो कम ना हो। तो उसके कम होने की वजह से ही चीज़ें जनरेट हो रही है, बराबर है? एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये रिंग है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डॉट नेचर का है और ये डिक्रीज होना चालू हुआ। अब आप बताओ कि यहाँ करंट का डायरेक्शन कौन सा इंड्यूस्ड होगा? डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने से रोकना पड़ेगा, कम होने से रोकना पड़ेगा। तो कम होने से रोकने के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा, अपोज। ऐसा फील्ड जनरेट होना चाहिए जो उसके सपोर्ट में खड़ा हो। सपोर्ट बोले तो डॉट। तो डॉट नेचर के लिए करंट कैसा होना चाहिए? क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज, ताकि ये क्या प्रोड्यूस करे? डॉट नेचर का, जो कि पहले वाले का क्या करे? सपोर्ट करे, कम होने से रोक दे। एक और एग्जांपल, ऐसा रिंग है हॉरिजॉन्टल प्लेन में और यहाँ ऊपर से एक मैग्नेट गिर रहा है, ये नॉर्थ पोलर, ये साउथ पोलर, ये रेस्ट में, ये नीचे की तरफ v वेलोसिटी से गिर रहा है। तब बताओ कि इसमें करंट कैसा इंड्यूस्ड होगा? ऐसा रिंग है, ऐसे मैग्नेट गिर रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? अब देखो ध्यान से, गिर रहा है, कौन पास आ रहा है? तो नॉर्थ के पास आने की वजह से जनरेट हो रहा है। नॉर्थ को क्या करना पड़ेगा? रिपल्सन करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो रिपल्सन के लिए यहाँ क्या जनरेट होना चाहिए? नॉर्थ। सिमिलर पोल रिपेल करता है। और नॉर्थ के लिए क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट हुआ। एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगा ताकि ये नॉर्थ के जैसा काम करे लूप, और नॉर्थ के जैसा काम करेगा तो नॉर्थ को ये अपोज करेगा, रोकेगा, आने से रोकेगा। उसके आने की वजह से ही यहाँ पर जनरेट हो रहा है करंट। अच्छा, क्यों जनरेट हो रहा है आने की वजह से? क्या बदल रहा है? ऐसा वो पास आ जाएगा तो ऐसा क्या बदलेगा कि फ्लक्स चेंज हो जाए? क्या चेंज हो रही है? मैग्नेट के पास आने से ऐसा क्या बदल रहा है कि यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? क्या बदल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये देखो, मैग्नेट दूर है और अभी मैग्नेट पास है, तो जब पास है तो यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ, तो जैसे जैसे ये पास आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ, तो फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है।
फील्ड की वैल्यू चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब भी कहीं फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होंगे, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होंगे तो करंट हमेशा ही इंड्यूस्ड नहीं होगा। जब लूप कंप्लीट होंगे तो होगा, लूप कंप्लीट नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ लूप कंप्लीट है इसलिए यहाँ पर ईएमएफ के बाद करंट भी इंड्यूस्ड हो रहा है। जितने भी अभी एग्जांपल है सब में लूप कंप्लीट है। अगर लूप तोड़ देंगे तो सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड। क्या ये बात सबको जम गया? ठीक, लिखें फिर। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पड़ोसी की कॉपी से मत बनाना। खुद का दिमाग लगा करके सोच समझ करके जो आंसर आएगा वो करना। डायरेक्शन ही जीवन में इंपॉर्टेंट है, नहीं मिला तो बेकार है फिर लाइफ। ऐसा रिंग है वो आ रहा है, और ये रिंग ऐसा है परपेंडिकुलर टू प्लेन, और वो रिंग ऐसे प्लेन में। देख ये साउथ पास में आ रहे थे, यहाँ क्या बनाना पड़ेगा? रिपल्सन करना पड़ेगा। तो रिपल्सन के लिए क्या बनना चाहिए? साउथ। साउथ का मतलब क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? ऐसा, बराबर। यहाँ देखिए नॉर्थ दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि रिपेल? अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? तो फिर से करंट कैसा? क्लॉकवाइज। यहाँ नॉर्थ पास आ रहा है और ये दोनों फ्री फॉल में। फ्री फॉल कहने का मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी क्या? दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों का स्पीड भी सेम होगा। तो अगर ये v से जा रहा है तो ये भी v से, तो क्या इसके बीच का डिस्टेंस बदलेगा? अब इस सिचुएशन में डिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो फील्ड भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो फ्लक्स भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पर कोई ईएमएफ डेवलप, ईएमएफ जीरो और करंट भी। क्या ये बात आप सबको समझ में आया? अब इस वाले केस में दोनों एक दूसरे के पास आ रहे, तो यार रिपल्सन चाहिए, उसके लिए क्या करना? नॉर्थ। नॉर्थ के लिए कैसा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखिए V2 बड़ा है V1 से, इसका मतलब ये दूर जा रहा है कि पास आ रहा है? दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो पास आना चाहिए, मतलब अट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बनना पड़ेगा? नॉर्थ। तो डायरेक्शन कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखिए V2 छोटा है V1 बड़ा है, तो ये पास आ रहे कि दूर जा रहे? पास आ रहे, तो रिपल्सन करना पड़ेगा। रिपल्सन साउथ के को साउथ रिपेल करेगा तो क्लॉकवाइज।
हो गई इतनी बातें क्लियर? किसी को डाउट है इसमें डायरेक्शंस में? नहीं? ठीक, अब इसकी बातें करते हैं। भैया जी आप ही बताओ इसका आंसर। 0 भैया, एंटी क्लॉकवाइज भाई साहब, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज। अभी देखो ये करंट कैरिंग वायर है ऐसा, और इसमें लूप प्लेन पे परपेंडिकुलर, मतलब ये करंट कैरिंग वायर है, ऐसा लूप है, लूप इसके पास आ रहा है। तो पहले आप ये बताओ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? करंट अगर ऊपर जा रहा है तो ऐसा ना, तो ऐसा हो रहा है और लूप ऐसे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है अलोंग द सरफेस हुआ कि परपेंडिकुलर टू लूप हुआ? अलोंग लूप। तो अलोंग लूप हुआ तो फ्लक्स जनरेट ही नहीं होगा। हो गया क्या फ्लक्स जनरेट? नहीं ना। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो क्रॉस नेचर का होगा, सामने से देखेंगे कैसा, क्रॉस नेचर का, और ये उस पर परपेंडिकुलर होगा एरिया, दोनों के बीच का एंगल 90। तो फ्लक्स यहाँ 0, तो फ्लक्स 0 हो गया तो EMF भी 0 हो जाएंगे, तो करंट भी 0 हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस नेचर का हो गया। अब लूप जो है वो प्लेन में है, मतलब ऐसा करंट है ऐसा लूप है, और मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से जो जनरेट हुआ वो ऐसा हुआ, ऐसा ही हुआ ना, और वो पास आ रहे। तो बताओ पास आने से फील्ड बढ़ेगा कि कम होगा? पास आने से फील्ड डिस्टेंस कम हुआ ना, करंट कैरिंग वायर की वजह से जो फील्ड होता कितना होता? μ0I/2πd ना। तो जैसे पास आ रहे तो डी कम हो रहे, तो डी कम हो रहे, डिस्टेंस कम हो रहे, इसलिए फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो फील्ड को कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए क्या करना है? अपोज। अपोज मतलब ये क्रॉस नेचर का है तो कैसा जनरेट होना चाहिए? डॉट। तो डॉट नेचर जनरेट होने के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज, ताकि ये जनरेट करे क्या? डॉट नेचर, जो इसका क्या करे? अपोज करे। ये यहाँ पर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डिस्टेंस डिक्रीज हो रहे, इसीलिए फील्ड बढ़ रहा है, इसीलिए अपोज करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा जनरेट होना, इसलिए लिख लीजिए सब लोग।